हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षक कैसे एक सह शिक्षार्थी होता है या विद्यार्थी होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो आधुनिक शिक्षण अधिगम व्यवस्था है या आधुनिक समय में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें एक अध्यापक यदि सह शिक्षार्थी के रूप में या सह विद्यार्थी की भूमिका में नहीं रहेगा तब तक वह अच्छे ढंग से पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि अध्यापक ज्ञान को रखता है, उस पर उसका अधिकार नहीं है। ज्ञान सतत अपने आप को दोहराना और अपने आप के अंदर विवेक का उत्तम प्रयोग को हर परिस्थिति के अनुसार बताता रहता है और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए ज्ञानी वह है जो सिर्फ विधाता को जान जाए। विधाता को जो जान जाता है उसके पास पूरा ज्ञान होता है। वास्तव में जितने भी भौतिक विद्याओं के लोग ज्ञानी हैं वह पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हैं। इसीलिए जो भौतिक विद्याएं हैं वे अपने प्रयासों के माध्यम से बार बार दोहराना, बार बार उसे स्मरण करना, बार बार उसके परिवर्तनशील परिस्थितियों से परिचित होना या उसको समझना बुझना इत्यादि क्रियाकलापों को वह स्वयं अपने आप ही मांग करती रहती हैं। जो इसको पूरा करता रहता है वह उस विद्वत्ता की उस स्तर पर बना रहता है। जो नहीं दोहराता है वह भूल जाता है, या याद भी रहता है तो वह उचित प्रयोग नहीं कर पाता। ज्ञान का उचित प्रयोग हो, उचित विद्यार्थी के लिए उचित विद्या दान की जाए तो उत्तम होता है। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए न पढ़ाए, वह चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे कोई भी स्तर हो। इसीलिए वही अच्छा एक शिक्षक है जो एक सह शिक्षार्थी है, यानी एक स्व विद्यार्थियों के संग स्वयं पढ़ने वाला भी उसे होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए मैंने उसका व्यापक अर्थ बता दिया। अब हम लोग विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं। यानी शिक्षक सह शिक्षार्थी या शिक्षक सह विद्यार्थी के रूप में क्यों होना चाहिए। पहला है पाठ्य योजना। देखिए हम लोग इसका व्यवस्थित रूप से जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास करूंगा। पाठ्य योजना, पाठ्य योजना क्या है? शिक्षण अधिगम व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से अधिगम कराने की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का एक योजनाबद्ध तरीका है, जिसमें क्या है, अध्यापक क्या करेगा, विद्यार्थी क्या करेंगे, अध्यापक किन कौशलों का प्रयोग करेगा, अध्यापक किस प्रकार से उद्देश्य निर्धारित करेगा, अध्यापक किन गतिविधियों का या किन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करते हुए कक्ष में विषय वस्तु को पढ़ाने का कार्य करेगा, और किस विषय को किस मात्रा में पढ़ाएगा, कितने समय में पढ़ाएगा, किस स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, कितना कठिनता स्तर होना चाहिए, इत्यादि कई बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य योजना। जिसमें एक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावना, उद्देश्य, उसके कौशल और उससे संबंधित जो है विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यान इत्यादि कई विधियों का इसमें प्रयोग करते हुए क्रमशः किसी वस्तु को पढ़ाने संबंधी बातों को शामिल किया जाता है, जिसको वह अध्यापक क्या करता है, पूर्व में ही निर्धारित करता है। कक्षा में आने से पहले ही पढ़ाने संबंधी बातों को निर्धारित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य योजना। एक प्रकार से जो है पाठ्य योजना तैयार करने के लिए अध्यापक को पढ़ना पड़ेगा, यानी सह विद्यार्थी के संग सह शिक्षार्थी यानी स्वयं भी उसे शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर के यह काम स्पष्ट वैज्ञानिक रूप से संपादित कर सकेगा। दूसरा देखें, प्रशिक्षण। समय पर डायट पर या जिला प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं उस पर जो है अध्यापकों को बुला करके क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण या निर्देश दिए जाते हैं। उसके संग संग पाठ्यक्रम के अनुसार उसके विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में उसे निर्देश दिए जाते हैं। यूँ कहें कि एक प्रशिक्षण भी क्या है, पढ़ाने की कला का एक व्यवस्थित रूप तैयार किया जाता है। पढ़ाने संबंधी जो कलात्मक गतिविधियां होती हैं उसका व्यवस्थित स्वरूप प्रशिक्षण के माध्यम से सरकार शिक्षकों को तैयार करती है। तो प्रशिक्षण लेते हैं तब उसके अकॉर्डिंग वो जाके कक्षा में पढ़ाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या हुआ,
अध्ययन ही हुआ अध्यापक का। यानी विद्यार्थी भी पढ़ रहा है, उसे अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी अध्यापक को समय समय पर दिए जाते हैं। इसलिए भी इसे हम अध्यापक को सह शिक्षार्थी के रूप में देख सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा है विषय या प्रशिक्षण का प्रारूप। अब देखिए इसमें यहाँ भी प्रशिक्षण बताया, यहाँ तो अध्यापक की बात आई, यहाँ कौन सी बात है, अध्यापक संबंधी। यहाँ पर प्रशिक्षण की बात क्या हो रही है, देखिए जैसे हर विद्यार्थी अपने आप में यूनिक होता है, स्पेशल होता है, उसकी अपनी विलक्षणता होती है, उसकी अपनी योग्यता होती है, उसका अपना एक यूनिक नेचर होता है विद्यार्थी का। तो हर विद्यार्थी का जो अपना नेचर होता है, तो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो उनको बाधाएं उत्पन्न होती हैं कोई चीज़ सीखने में, उनके लिए अध्यापक को विशेष कला कौशल का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसको अध्यापक को ध्यान में रखना होगा कि अगर हल्का श्रवण बाधित बालक है तो किस कला का प्रयोग करके हम उसे पढ़ा दें, किस कला का प्रशिक्षण का प्रयोग करके उसके हम पढ़ा दें, या पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक है तो उसके विषय वस्तु को किस प्रकार से तैयार करा करके उसका प्रारूप तैयार करें कि वह अध्ययन कर ले। यानी कहने का मतलब यहाँ जो प्रशिक्षण या विषय का जो पाठ्यक्रम है, या जो स्वरूप है, या जो उसका प्रारूप है, या उसका दायरा है, वह विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग बनाने के लिए भी उसे अध्ययन करना पड़ेगा, उसे दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करके सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसीलिए भी अध्यापक को हम क्या कह सकते हैं, सह शिक्षार्थी के रूप में कह सकते हैं। अब चौथा देखते हैं, अधिगम की सफलता में उपचारात्मक शिक्षा। जैसे अध्यापक कोई चीज़ पढ़ा रहा है, शिक्षा कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा है, अब अधिगम पूरी तरह से बालकों को नहीं हो पा रहा है, उनको बालकों को बीच बीच में दिक्कत आती है क्योंकि पिछले कक्षाओं का उन्होंने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया या भूल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में किस विद्यार्थी के लिए किस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षा, यानी उनको अधिगम में बाधाएं जो उत्पन्न हो रही उसे दूर करने के लिए किस प्रकार शिक्षा का या किस ट्रिक का प्रयोग करें, किस व्यवहारिक गतिविधि और अनुभविक गतिविधि का प्रयोग करें कि उनके सीखने में विशेष समस्या न आए, या अलग से कोई विशेष कक्षा या उपचारात्मक गतिविधियों को कम से कम अपनाने की आवश्यकता पड़े। यह भी सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना पड़ता है, बालक विशेष या अधिगमकर्ता विशेष पर आधारित शिक्षण में सुधार हेतु उपचारात्मक गतिविधियों को अपनाना पड़ता है। इसीलिए भी अध्यापक को हम क्या कह सकते हैं, सह शिक्षार्थी, यानी विद्यार्थियों के संग संग स्वयं पढ़ने वाला भी है। अगर पांचवा देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। जैसे कक्षाएं रोज़ चल रही हैं कक्षाएं, तो निश्चित रूप से रोज़ अधिगम भी होना चाहिए। तो अध्यापक सतत मतलब लगातार हर कक्षा के अंतर्गत वह सतत यानी लगातार कुछ न कुछ विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता रहता है और यह पता करता रहता है कि हम अधिगम में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं, या हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को आ रहा है कि नहीं। एक तो सतत हुआ। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ हुआ कि जो चीज़ वह पढ़ाया गया वह व्यवहार से जोड़ के समझ पा रहा है कि नहीं, व्यवहार में प्रयोग कर पाएगा कि नहीं, और वह उसको स्वयं से अपनी समझ, अपना विवेक उस पर काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए अध्यापक को क्या करना पड़ता है, व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। हर गतिविधि को उसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए पढ़ाते समय कक्ष में लास्ट में छोटा छोटा प्रश्न पूछता है, लेकिन वही छमाही या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से उसका व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को समाज से, व्यवहार से, उपयोगिता से, आवश्यकता से, महत्व से जोड़ करके प्रश्न पूछते हुए उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इस चीज़ को भी व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, या अपने अनुभव या अपनी गतिविधियों, अपनी क्रियाओं या क्षमताओं को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करते हुए उसका मूल्यांकन करने के लिए भी उसे अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए भी हम अध्यापक को सह शिक्षार्थी कह सकते हैं। छठा है, वर्तमान परिवर्तन एवं चुनौतियाँ। राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर समय बदल रहा है तो आवश्यकताएं बदल रही हैं, समस्याएं बदल रही हैं, चुनौतियाँ बदल रही हैं। हर चीज़ों का महत्व बढ़ रहा है और घट रहा है। बहुत सारी चीज़ों का महत्व बढ़ रहा है, घट रहा है। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा ज्ञान के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में,
उपभोग के क्षेत्र में और सामाजिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन और चुनौतियां देखने को मिलती है। उस चुनौतियों से वर्तमान विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए, बताने के लिए, उस परिवर्तन के संग उचित ढंग से विद्यार्थियों को अच्छी बातों को सिखाने के लिए भी अध्यापक को अध्ययन करना पड़ता है, यानी विद्यार्थी के रूप में जानना होता है, विद्यार्थी के रूप में पढ़ना होता है। इसलिए भी हम शिक्षक को सह शिक्षार्थी कह सकते हैं। सातवां है सामाजिकरण की प्रक्रिया। जैसे समाज में है, समाज है तो समाज में संबंध हैं, व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समाज से, व्यक्ति का समाज के अन्य गतिविधियों से, सभी गतिविधियों से उसका जो है संबंध पाया जाता है। यही कारण है कि समाज में रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार, मान्यता, मूल्य, आदर्श, रिश्ते नातों के अनुसार सभ्यता इत्यादि रूप देखने को मिलता है। तो उन जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, समाज के अनुसार सिखाने वाली जो प्रक्रिया है और समाज जो बदल रहा है उसके मूल्य आदर्शों में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है या व्यवहार है, उसको भी स्पष्ट रूप से जानने के लिए, पहचानने के लिए, उचित ढंग से व्यवहार करने संबंधी बातों के लिए भी अध्यापक को विभिन्न विद्वानों के मतों का अध्ययन करना पड़ता है, विभिन्न विद्वानों के साहित्यों का अध्ययन करना पड़ता है, समाज में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल और प्रतिकूल विचार, ज्ञान और तर्क को भी जानना होता है। इसलिए भी शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षार्थी के रूप में, अध्ययनकर्ता के रूप में कार्य करता है अपने पठन पाठन के साथ। अगला है लोकतंत्र की सफलता। आधुनिक जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जनता का शासन हो, यानी जनता का शासन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जहाँ पर शासन व्यवस्था हो। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये सब आप सुनते आए होंगे, समझते आए होंगे। आगे चलते हैं। जो लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता वास्तव में जिस देश की जनता जितना ही अधिक अपने देश को, अपने प्रतिनिधियों को समझती है, उतना ही उस देश का लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत विकास होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के लोग आज भी नहीं जान पाते कि राजनीतिक भ्रष्टाचार होता क्या है, श्वेत अपराध होता क्या है। जो नेताओं और अधिकारियों द्वारा अपराध किए जाते हैं उसमें सबूत मिटा दिए जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति उनको उजागर करके, उसको पकड़वा करके भ्रष्टाचार के अंतर्गत जेल करना चाहेगा तो सभी अधिकारी और नेता मिल करके उसका नाश करते हैं। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो हम ये मानते हैं कि जिस नेता, जिस विद्वान को, जिस अधिकारी को इस बात पर विश्वास नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, वे सब दुष्ट और भ्रष्टाचारी हैं। वो सभी मानवता के योग्य नहीं है। वो चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई शिक्षक हो, जिसको इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, वो पढ़ा लिखा मूर्ख है या पढ़ा लिखा अधम प्राणी है। ऐसे प्राणी का आप विश्वास मत कीजिएगा। आज तो भारत में ऐसे लोगों की बहुत संख्या है। जब आप सावधानी से रहेंगे, अच्छे बन के रहेंगे, तब आप इनको आप अच्छे ढंग से समझ सकेंगे और आप अपना उचित व्यवहार कर सकेंगे। ये जान लीजिएगा, अंधकार कितना हो घना हो जाए, लेकिन दीपक की एक ही लौ उसको समाप्त करने के लिए या अपने से दूर रखने के लिए पर्याप्त है। भले ही लोग कहते हैं दीपक तले अंधेरा है, तो वह अंधेरा दीपक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मानता हूँ कि थोड़ा बहुत सबके अंदर कमियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपको इस बात पर विश्वास है कि गलत काम का गलत परिणाम है और अपने ज्ञान विवेक का सही और समझदारी से प्रयोग कर रहे हैं, तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनको इस बात पर विश्वास नहीं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, ये डिफ़ाल्टर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस धैर्य और शांति के साथ अपना प्रयास जारी रखिए। आगे चलते हैं। लोकतंत्र की यदि आप सफलता चाहते हैं तो शिक्षा का पर्याप्त विकास कीजिए। साक्षरता का नहीं, भारत में साक्षरता बढ़ी है। शिक्षा का अगर पर्याप्त विकास किया जाए और ख़ास तौर से राजनीतिक गतिविधियों को सबको जानकारी कर दिया जाए तो लोकतंत्र काफ़ी सफल होता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है, काफ़ी अच्छे ढंग से विकास किया जा सकता है। तो इसके लिए भी अध्यापक को जो है अध्ययन करना पड़ता है कि जो जातिवाद की स्थिति है वो कहाँ तक है, ज़्यादा है, कम है, किस रूप में है, तभी ना वो वहाँ से आगे जातिवाद से समाप्त करने वाली बात बताएगा। तो कहने का मतलब लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं या विभिन्न कमियों को जानने, पहचानने और उसका उचित ढंग से उपचार करने हेतु समझने के लिए, बताने के लिए विभिन्न विद्वानों का, विभिन्न साहित्यकारों का, विभिन्न
अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताए गए उपचारों का उसे निर्देश संदेश शिक्षा में बताना पड़ता है। इसलिए भी अध्यापक को क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए सहशिक्षार्थी के रूप में अध्यापक कार्य करता है। आगे हम बात करें शोध साहित्य। शोध साहित्य का मतलब ये होता है कोई चीज़ कोई चीज़ जो खोजते हैं तो उसके पीछे का इतिहास क्या है। जब हम कोई चीज़ नई चीज़ खोजते हैं तो उसके पीछे का क्या इतिहास है, उसके परिवर्तन का स्वरूप क्या है। यानी जो सर्च किया जाता है, जो खोज किया जाता है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, या जो नई चीज़ें खोजी जा रही हैं उसके पीछे का इतिहास क्या है, और वहाँ तक पहुँचने का क्रम क्या है, उस नई चीज़ को बनाने का या परिवर्तन करने का आधार क्या है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो शोध संबंधी गतिविधियों को जानने, पहचानने, सतर्क रहने या विद्यार्थियों को निर्देशित करने के लिए भी अध्यापक को क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो अध्यापक जानेगा नहीं, जब तक परिवर्तन की स्थिति को समझेगा नहीं, तब तक वो नवीन खोज या नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई विचारधारा या नया पैटर्न या नया सॉफ्टवेयर तैयार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो है अगर हम कहें तो शोध साहित्य के माध्यम से भी आगे किसी बात को बढ़ाने के लिए या नई चीज़ों को खोजने के लिए भी अध्यापक को एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना पड़ता है। यद्यपि इसमें 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो रिसर्च स्तर पर और पीजी स्तर पर अध्यापक को जानना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग हर स्तर पर होता है। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी ने नई बात बताई और आपको उसका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं मालूम है, तो आप अपने को ही सुपीरियर मान के आप ये ना कह दें कि आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है। इसलिए जो है शोध साहित्य का अपना हर स्तर पर अपना महत्व होता है। इसको अध्यापक को अध्ययन करना पड़ता है। ये सभी आधार ये सिद्ध करते हैं कि अध्यापक सह शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों के संग स्वयं भी वो शिक्षा ग्रहण करने वाला होना चाहिए, या अच्छा अध्यापक सह शिक्षार्थी के भूमिका में सतत बना रहता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।